500 किलो की लोहे से भरी बोरी को हिलाना इतना आसान नहीं था। स्टेज 1 पर ट्रेन करने वाले लोग इतना भारी बोरा नहीं हिला सकते थे। प्रिया बहुत उलझी हुई थी। आहान सिर्फ 25 साल का था और उसका स्टेज 2 पार होने का मतलब था कि वो एक ऐसे इंसान से बात कर रही थी जो 1000 सालों में एक बार आता। उसके पिता ने उसे बताया था कि ऐसा कोई मिलना बहुत मुश्किल था। मनाली का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट 28 साल का था, जो कि 100 साल पहले आया था, तो आहान की उम्र तो सिर्फ 25 साल ही थी। अंकल, तो फिर क्या आप मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर हो? प्रिया ने अपनी आंखें झुकाते हुए सवाल किया। आहान ने इस बात पर भी गर्दन नाम हिला दी। वो 3 साल से गिल परिवार के साथ अपनी पहचान छुपाते हुए आ रहा था। इन 3 सालों में उसने कुछ खास नहीं किया था, पर उसने बहुत कुछ सीखा था और अलग अलग प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते उसकी अच्छी ग्रोथ हुई थी। इसलिए उसने अभी भी अपनी पहचान छुपाना ठीक ही समझा। ये कैसे हो सकता है? आप स्टेज 1 के फाइनल लेवल पर भी नहीं हैं और स्टेज 2 पर भी नहीं हैं, तो फिर आपने इस बोरी को हिलाया कैसे? आप में ऊपर वाले की दी हुई कोई महाशक्ति है क्या? प्रिया ने कहा। दिलीप ने उसे बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि ये बहुत ज्यादा ताकत होती है। इस बात पर आहान ने कुछ नहीं बोला, बस प्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? प्रिया ने सवाल किया। कुछ नहीं, तुम्हें जो ठीक लगे वो समझ सकती हो मेरे बारे में, आहान ने कहा। हाँ? प्रिया ये बात सुनकर कंफ्यूज हो गई थी। Whatever, मैंने 18 की एज में ही स्टेज 1 को पार कर लिया था, और अगर ऐसा ही रहा तो मैं जल्दी स्टेज 2 पर भी पहुंच जाऊंगी और जल्दी से 26-27 में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन जाऊंगी। इसलिए ये मत समझना कि मैं कमजोर हूँ, मुझसे पंगा मत लेना, प्रिया ने एटीट्यूड में चुटकी बजाते हुए कहा। प्रिया जो कह रही थी वो इतना आसान नहीं था। स्टेज 2 में आने के बाद लोगों को एक्सपर्ट बनने में सालों लग जाते हैं। आहान वहां तक इसलिए पहुंच पाया था क्योंकि उसके गुरु का मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे बड़ा नाम था। उन्होंने अपना हर लेवल बहुत शिद्दत से पार किया था और सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए प्रिया की बात सुनकर आहान को हंसी आ गई। उसने प्रिया की तरफ देखा और कहा, अच्छा, तो तुम्हें एडवांस में बधाई दे दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, पर हाँ, जब मैं स्टेज 2 पर पहुंच जाऊंगी और आपसे मिलूंगी तो आपको प्रोटेक्ट जरूर करूंगी। प्रिया ने हंसते हुए बात कही। ठीक है, फिर डील रही है। आहान इतना बोलते हुए हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। इस बात पर प्रिया को थोड़ी सी शर्म आ गई, पर फिर भी उसने आहान से हाथ मिलाया। ठीक है, अब जब हमारे बीच में डील हो चुकी है तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? प्रिया ने पूछा। प्रिया ने सोचा कि आहान बहुत स्ट्रांग था। अगर वो उनकी तरफ से क्लब ऑफ एमए के लोगों से गैम्बलर फाइट में हिस्सा ले तो वो जीत सकते हैं। आहान में ताकत है, वो तो उसने 500 किलो के लोहे के बोरे को हिलाकर साबित कर दिया था। आहान सोच में पड़ गया, क्या उसे भी अब प्रिया के लिए कुछ करना पड़ेगा? उसने इसी कंफ्यूजन में प्रिया से पूछा, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, अभी यहाँ फाइटिंग हॉल में किंग कॉन्ग क्लब और क्लब ऑफ एमए के स्टूडेंट्स के बीच में गैम्बलर फाइट होने वाली है, तो क्यों ना आप किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से फाइट में हिस्सा लें? प्रिया ने अपनी चुलबुली आवाज में कहा। और अगर मैं हार गया तो? आहान प्रिया की बातों के लिए तुरंत नहीं माना, उल्टा उससे सवाल करने लगा। हार गए तो हार गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किंग कॉन्ग क्लब वैसे भी हारने वाला है, अगर आप खेलेंगे तो शायद थोड़ा कम बुरा हारेंगे, प्रिया ने कहा। ये सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। किंग कॉन्ग क्लब के मेंबर्स को भरोसा था कि वो आज नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, फिर मैं किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से फाइट करूंगा। आहान ने सोचा कि उनसे फाइट करके उसके लिए एक वार्म अप हो जाएगा, जिससे अक्षय से लड़ते वक्त उसे आसानी होगी। वेरी गुड, थैंक यू अंकल, मैं अभी पापा से बात करती हूँ। इतना कहकर प्रिया उछलते कूदते अपने पापा के पास चली गई। पापा, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो हमारी तरफ से फाइट में हिस्सा लेगा, तो हम जरूर जीत जाएंगे। प्रिया ने अपने पिता के पास पहुंचकर ये बात बोली। कौन? दिलीप अपनी बेटी की तरफ हैरानी में देखने लगे। ऐसा कौन था जिसे प्रिया जानती थी? वही जो मास्टर अक्षय के साथ फाइट करना चाहता था, प्रिया ने कहा। प्रिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता और तुम उसे क्लब ऑफ एमए के लोगों के बीच में भेजना चाहती हो? दिलीप ने उसे डांटते हुए कहा।
पर पापा वो स्टेज 1 का मार्शल आर्टिस्ट है और प्रिया ने कुछ कहना चाहा, पर दिलीप ने उसकी बात को रोक कर कहा, बस प्रिया, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। यंग सिस्टर, मुझे लगता है कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं मनाली के लगभग सारे स्टेज 1 के मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जानता हूँ, पर मैंने इसे कभी नहीं देखा। सिर्फ आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। किंग कॉन्ग क्लब के सबसे सीनियर स्टूडेंट ने कहा। उसे लग रहा था कि आहान को प्रिया पसंद थी और वो उसे अपने चार्म से इम्प्रेस करना चाहता था। बस बहुत हुआ, सीनियर्स ऑन द स्टेज नाउ। दिलीप ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया था और प्रिया को वो मानना ही पड़ा। और तुम उस लड़के पर नजर रखना, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। दिलीप ने अपने स्टूडेंट से कहा और वहां से चला गया। यंग सिस्टर, आप अपने एक्सपर्ट को यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। उसने प्रिया से बात कही और वहां से चला गया। कुछ ही देर में फाइटिंग हॉल में क्लब ऑफ एमए के स्टूडेंट्स और उनके साथ मास्टर अक्षय आए। दिलीप उनका वेलकम करने के लिए गए। अक्षय ने काले रंग का रॉब पहना हुआ था और उनके पीछे उनके सारे स्टूडेंट्स रिस्पेक्टफुली खड़े हुए थे। वेलकम मास्टर अक्षय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मार्शल आर्ट के स्टेज 2 में एंटर कर लिया है। मार्शल आर्ट की दुनिया में एक और जीनियस। दिलीप ने बहुत इज्जत से उनका स्वागत किया। मास्टर दिलीप, आप बहुत हम्बल हो रहे हैं। मैं तो बस एक साधारण सा फाइटर हूँ। अक्षय की आवाज में पोलाइटनेस थी और उनके चेहरे पर और आंखों में थोड़ा सा घमंड था। अब आप हम्बल हो रहे हैं। आप इस इज्जत और इस पोजीशन के लायक हैं। मास्टर अक्षय, कैंटीन में खाना भी रेडी है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। दिलीप ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर दिलीप, खाने की क्या जल्दी है, हमारा सारा ध्यान फाइट की तरफ होना चाहिए। अक्षय ने कहा। मास्टर अक्षय, खाना भी तो जरूरी है, खाने से एनर्जी मिलती है और खाना तैयार ही है, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। दिलीप ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आपके स्टूडेंट्स को हम बिना खाए भी हरा देंगे मास्टर दिलीप। इस बार ये बात क्लब ऑफ एमए के किसी स्टूडेंट ने बोली थी। ये बात सुनकर अक्षय के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और किंग कॉन्ग क्लब के स्टूडेंट्स को ये सुनकर गुस्सा आ गया। भले ही वो बहुत स्ट्रांग था, पर क्लब ऑफ एमए के लोगों को हक नहीं था कि उनकी ऐसे इंसल्ट करे। मास्टर दिलीप, पहले हम फाइट कर ही लेते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 10-15 मिनट ही तो लगेंगे। इसके बाद हम आराम से जाकर खाना खा लेंगे। इस बार ये बात दूसरे स्टूडेंट ने बोली थी। ये सुनकर अक्षय ने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, पर मन ही मन में अपने स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को देखकर बहुत खुश था। अक्षय स्टेज 2 पर था और दिलीप अभी भी स्टेज 1 के फाइनल लेवल पर था, इसलिए उसे लग रहा था कि वो दिलीप से ऊंचे पद पर है। क्लब ऑफ एमए के स्टूडेंट्स की ऐसी बातें सुनकर दिलीप को बहुत गुस्सा आया और उसे बुरा भी लग रहा था, पर वो इतने लोगों के बीच में अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकता था। ये सारी बातें होने के बाद दोनों ग्रुप फाइटिंग हॉल में पहुंचे। वहां दिलीप की नजर प्रिया और आहान पर पड़ी। ये अभी तक यहाँ से गया नहीं? दिलीप ने अपने स्टूडेंट से पूछा। सर, मैंने जाने को तो कहा था, पता नहीं क्यों नहीं गए। मैं अभी फिर से बोल कर आता हूँ, उसने अपने गुरु से कहा। ऐसा करो, रहने दो, इसे देखने दो कि क्लब ऑफ एमए के स्टूडेंट्स कैसे फाइट करते हैं, वे शायद ही अक्षय से लड़ने की जिद न करे। दिलीप आहान की असलियत नहीं जानता था, इसलिए हर हाल में उसे बचाना चाहता था। ओके मास्टर। इस स्टूडेंट ने दिलीप की बात बिना कोई सवाल किए मान ली। अंकल, फाइट शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। प्रिया ने आहान का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज की तरफ ले गई। फाइटिंग रिंग नॉर्मल बॉक्सिंग रिंग से बड़ा था, उसे स्टील से बहुत मजबूती से बनाया गया था। स्टेज के नीचे बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई थी, पर उन पर कोई नहीं बैठा था। अक्षय और दिलीप आगे खड़े थे और बाकी अपने गुरु के पीछे खड़े थे। दिलीप और अक्षय आपस में बात कर रहे थे और उनके स्टूडेंट्स अपना सीक्वेंस डिसाइड कर रहे थे। गेम के रूल्स बहुत ही सिंपल थे। 5-5 फाइटर हर टीम से खेलेंगे और जिसके 5 फाइटर पहले हार गए वो ये मैच हार जाएंगे। अब क्योंकि ये गैम्बलर फाइट है तो कुछ लोग तो दांव लगाने ही वाले थे। हर साल की तरह इस साल भी जिसकी शर्त लगने वाली थी वो थे मार्शल आर्ट में एडमिशन और जगह। जो भी टीम जीतेगी उससे ज्यादा एडमिशन और प्रैक्टिस के लिए ज्यादा स्पेस मिलने वाला था। गैम्बलर फाइट के ये रूल्स सब जानते थे। तभी दोनों क्लब के सबसे पुराने स्टूडेंट्स अपने अपने गुरु के पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आए। मास्टर दिलीप, हम हर साल एक दूसरे से लड़ते हैं और हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट जीतते हैं।
जो जगह आज मेरी होगी वो अगले साल आपकी हो जाएगी। अक्षय ने हंसते हुए कहा। मास्टर अक्षय, फिर आप क्या चाहते हैं? शर्त कुछ और लगाई जाए? दिलीप भी बहुत स्मार्ट था। वो अक्षय की ऐसी बातों को अच्छे से समझता था। मास्टर दिलीप, आपकी बेटी की अभी सगाई नहीं हुई है ना? अक्षय ने पूछा। ये क्या पूछ रहे हैं आप? दिलीप ने सोचा कहीं ये प्रिया पर शर्त तो नहीं लगाना चाहता, पर फिर भी उसने जवाब दिया, नहीं, मेरी बेटी की सगाई नहीं हुई है। अक्षय से झूठ बोलना इम्पॉसिबल था। आप मेरे बेटे से तो मिले ही हैं? अक्षय ने पूछा। अक्षय का बेटा मार्शल आर्ट में नहीं था, पर बहुत टैलेंटेड था। उसका बिजनेस आजकल बहुत तरक्की कर रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं? दिलीप ने पूछा। हालांकि वो अक्षय का इशारा समझ गया था। ब्रदर दिलीप, कितना अच्छा होगा अगर हम रिश्तेदार बन जाएं। अक्षय प्रिया के टैलेंट को जानता था। उसके लिए लड़का और लड़की समान थे। शादी के बाद प्रिया उनके परिवार का हिस्सा बन जाती और भविष्य में जब अक्षय नहीं रहता तो वो उनके परिवार की रक्षा कर सकती थी। ब्रदर अक्षय, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर अब टाइम ऐसा है कि हमारे फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बच्चे ही अपना डिसीजन लेते हैं, इसलिए मुझे एक बार प्रिया से पूछना होगा। दिलीप ने साफ साफ अपनी बात कही। अभी पूछ लीजिए, अक्षय ने कहा। दिलीप ने प्रिया को आवाज दी और अपने पास बुलाया। हेलो अक्षय अंकल, आप कैसे हैं? प्रिया बाहर वालों के सामने हमेशा अच्छे से बिहेव करती थी। हेलो प्रिया, मैं ठीक हूँ, अक्षय ने जवाब दिया। प्रिया, तुम अक्षय अंकल के बेटे से मिली हो ना? वो कैसा लगता है तुम्हें? दिलीप ने पूछा। हाँ, एक बार मिली हूँ, ठीक लगता है। प्रिया ने सच्चाई से जवाब दिया। बेटा, अक्षय अंकल का बेटा बहुत अच्छा है, उसका बिजनेस वर्ल्ड में बहुत नाम है, दिलीप ने उसे समझाते हुए कहा। पापा, क्या आप मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं? प्रिया अपने पिता की बातों को अच्छे से समझ रही थी और जान गई थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र तो हो ही गई है, दिलीप ने कहा। नहीं पापा, अभी मैं छोटी हूँ, और वैसे भी अक्षय अंकल का बेटा मेरे टाइप का नहीं है, प्रिया ने कहा। प्रिया, बिहेव। अक्षय का बेटा बहुत अच्छा है, तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, दिलीप ने कहा। पापा, प्रिया ने कहा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो अपने भाइयों से कहो कि अच्छे से लड़ाई करे और जीते, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फाइन, मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी तो वो मेरे लिए फाइट करें, प्रिया ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या आहान प्रिया के लिए फाइट करने के लिए मान जाएगा? क्या प्रिया इस शादी से बच जाएगी? जानने के लिए सुनते रहे। दिलीप और अक्षय ने यह फैसला किया था कि अगर क्लब ऑफ एमए जीता तो प्रिया को अक्षय के बेटे से It looked like another payment. क्लब जीता तो जैसा प्रिया चाहेगी वैसा होगा। अब ये सट्टा जगह और एडमिशन तक नहीं था, ये प्रिया की जिंदगी का सवाल था। किंग कॉन्ग क्लब के जीतने के चांसेस बहुत थे, पर फिर भी दिलीप ये बात साफ साफ बोलना चाहता था कि अगर उनका क्लब जीत गया तो प्रिया अक्षय के बेटे से शादी नहीं करेगी। पापा, क्या मैं क्लब के बाहर से किसी से मदद ले सकती हूँ? प्रिया ने पूछा। क्या तुम उस लड़के की बात कर रही हो? दिलीप ने पूछा। प्रिया बेटा, तुम जिसकी चाहो उसकी मदद ले सकती हो। अक्षय अपने फाइटर्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था, इसलिए उसे लगा कि बाहर का कोई भी आदमी उनके लिए खतरा नहीं होगा। फाइन, मैं उन अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी तो वो मेरे लिए फाइट करें, प्रिया ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रिया की अब सारी उम्मीदें आहान से थी। दिलीप अभी भी डाउटफुल था। आहान उसे किसी भी तरह से फाइटर नहीं लग रहा था। प्रिया, तुम्हें लगता है कि वो फाइट कर सकता है? दिलीप ने पूछा। वो मार्शल आर्टिस्ट है पापा, प्रिया ने जोर देते हुए कहा। मास्टर दिलीप, प्रिया बेटी को जो ठीक लगे वो उसे करने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अक्षय ने कहा। प्रिया, तुम अपने दोस्त को बोल सकती हो फाइट में पार्ट लेने के लिए, पर अगर वो हार गया तो तुम्हें शर्त माननी होगी, अक्षय ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। ओके, अगर अंकल हार गए तो मैं आपके बेटे से शादी जरूर करूंगी, प्रिया ने इतना कहा और फिर आहान की तरफ चली गई। अंकल, आपको मेरी मदद करनी होगी, प्रिया ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। क्या हुआ? आहान ने पूछा। मेरे पापा ने अक्षय अंकल से शर्त लगा ली है, अगर आज किंग कॉन्ग क्लब हार गया तो मुझे उनके बेटे से शादी करनी होगी, प्रिया ने परेशान होते हुए कहा। और तुम अभी शादी नहीं करना चाहती ना? आहान ने सवाल किया। बिल्कुल भी नहीं अंकल, आपको पता नहीं है उसकी मॉम कैसी है,
मैं उनसे जब मिलती हूँ तो वो मुझे हमेशा ताने मारती है। अगर मेरे सिर पे कोई बंदूक रख के भी बोले कि उससे शादी कर लो, मैं तब भी उससे शादी नहीं करूंगी। प्रिया ने कहा। अच्छा, आहान ने जवाब दिया। हाँ तो अब आप बताओ, आप मेरी मदद करोगे या फिर मैं अफ्रीका जाने की टिकट बुक करवा लूं? प्रिया ने इम्पेशेंट होते हुए कहा। अफ्रीका की टिकट? क्यों? आहान ने हैरान होते हुए कहा। अगर आप नहीं जीते तो मैं अफ्रीका चली जाऊंगी और वहां जाकर नई लाइफ शुरू करूंगी। एटलीस्ट मुझे शादी कराने के लिए वो लोग वहां तक तो नहीं आएंगे। प्रिया ने कहा। यह सुनकर आहान को हंसी आने लगी। अंकल आप हंस रहे हो? आपको अच्छा लगेगा कि एक खूबसूरत सी लड़की अफ्रीका चली जाए? प्रिया मासूम होने का दिखावा करने लगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? जाओ अपनी लाइफ खुल के जियो। आहान ने हंसते हुए कहा। आप बहुत बुरे हैं। मुझे लगा कि आप मेरी मदद करेंगे, पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं आप। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। प्रिया का दिल बिल्कुल टूट गया। अच्छा अच्छा, अब एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुमने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है तो मैं क्लब ऑफ एमी के सारे फाइटर्स को हरा दूंगा। आहान ने हंसते हुए कहा। हाँ आप सच बोल रहे हैं ना? कहीं बस ऐसे ही ज्यादा स्मार्ट तो नहीं बन रहे हैं ना? प्रिया को अब थोड़ा डाउट होने लगा था, क्योंकि उसके हिसाब से आहान स्टेज 1 के भी लेवल पर ही था। अब मैं स्टेज 1 के लेवल 2 पर पहुंचूं तो उन्हें शायद हरा पाऊं। आहान ने हंसते हुए कहा। आप लेवल 1 पर ही हैं। प्रिया ने कहा। प्रिया को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि क्या वो सच में जीत पाएगा। मार्शल आर्ट के हर लेवल के बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेवल 1 पर क्या प्रॉब्लम है? क्या लेवल 1 वाला लेवल 2 को नहीं हरा सकता? आहान ने पूछा। अच्छा अच्छा ठीक है, आप किसी को भी हरा सकते हैं। अब ठीक है? प्रिया ने हंसते हुए कहा। पर वो मन ही मन ये ठान चुकी थी कि वो सिर्फ आहान पर भरोसा नहीं करेगी, और अगर किंग कॉन्ग क्लब आज हार गया तो वो आज रात को ही मनाली छोड़कर चली जाएगी। आहान ने उसकी आंखों में कंफ्यूजन देख लिया था, पर फिर भी वो उसे कुछ समझाने के मूड में नहीं था। जब वो स्टेज पर चढ़ेगी तब उसे ये बात पता चल ही जाएगी। चलिए अंकल, अब चलते हैं, फाइट शुरू होने वाली है। प्रिया ने कहा। वहां किसी को भी भरोसा नहीं था कि आहान एक फाइटर है और वो लड़ सकता है, पर फिर भी क्योंकि प्रिया को भरोसा था, इसलिए लास्ट में जाने वाले वैभव की जगह आहान को भेजा गया था। वैभव पहले से ही अंडर कॉन्फिडेंट था और फाइट पोस्टपोन करने की बात कर चुका था। आहान को लास्ट में भेजने का कारण सिर्फ इतना था कि वो पहले ही 4 खतरनाक फाइट्स देखकर खुद ही लड़ने से मना कर दे। सबसे पहले स्टेज पर किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से पारस गया, जो किंग कॉन्ग क्लब का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट था। उसे भेजने का कारण ये था कि उसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, और अगर कोई उसका पहला मैच जीत जाए तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पारस, रिंग में आओ, पहला मैच तुम लड़ोगे। सुमित जी, जो मैच के कोऑर्डिनेटर थे और किंग कॉन्ग क्लब के सबसे पुराने मेंबर थे, उन्होंने कहा। उन्हें विश्वास था कि अगर क्लब ऑफ एमए की तरफ से उनके 2 टॉप के फाइटर नहीं आए तो पारस जरूर जीत जाएगा। पारस बहुत सालों से स्टेज 1 के लेवल 2 पर था और बहुत सारी फाइट्स में हिस्सा ले चुका था, इसलिए उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। किंग कॉन्ग क्लब के मेंबर्स उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने 2 टॉप के फाइटर्स ना भेजें, ताकि वो कम से कम 1 राउंड तो जीत पाएं। क्लब ऑफ एमए की तरफ से कौशल आया। पिछली बार पारस ने कौशल को बुरी तरह हराया था। किंग कॉन्ग क्लब के मेंबर्स और खुद दिलीप बहुत खुश हुए। पापा, ये तो कौशल है, इसे तो पारस हरा ही देगा। प्रिया ने खुश होते हुए कहा। प्रिया और एक्साइटेड लग रही थी। ये देखकर आहान ने सोचा कि ये लड़की बहुत जल्दी खुश हो जाती है। अंकल, आपको पता है कि ये कौशल है। लास्ट ईयर पारस ने कौशल को हराया था, इस बार भी ऐसा ही होगा। प्रिया ने आहान को इन्फॉर्म करते हुए कहा। आई होप सो, आहान ने कहा। भले ही पिछले साल कौशल हार गया हो, पर इस साल बात अलग थी। आहान देख पा रहा था कि इस बार कौशल अच्छे से प्रिपेयर होकर आया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों का कॉन्फिडेंस सब एक विनर जैसा था। आहान को यह देखकर अजीब लग रहा था कि सिर्फ प्रिया ही नहीं, बल्कि पूरा किंग कॉन्ग क्लब और यहाँ तक दिलीप भी रिलैक्स थे। उन्हें ओपोनेंट की पावर्स नजर ही नहीं आ रही थी। अब पारस और कौशल रिंग में पहुंचे। कौशल, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम पर थोड़ी दया दिखा दूंगा, पारस ने कौशल को नीचा दिखाते हुए कहा। पिछले बार की फाइट में पारस ने कौशल की 2 हड्डियां तोड़ दी थी। अगर जिंदा बचना है तो रहम मत दिखाना।
कौशल ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इससे पहले माहौल और गर्मी वाला होता, सुमित ने बेल बजाई और राउंड शुरू होने की चेतावनी दी। जैसे ही राउंड शुरू हुए, पहला हमला कौशल ने किया था। कौशल का पंच पारस को बहुत जोर से पड़ा था। इससे पहले कि पारस कौशल पर हमला कर पाता, कौशल ने एक और वार किया। इस बार कौशल ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा था। ये एक ओपन फाइट थी और थप्पड़ अलाउड था, पर फिर भी मार्शल आर्ट में थप्पड़ बेइज्जती माना जाता था। कौशल पारस को नीचा दिखाकर हराना चाहता था। हुआ भी यही। कौशल पारस को उठा उठाकर पटक रहा था। लास्ट में सुमित को फाइट रोकनी पड़ी। बस, सुमित ने कहा। ऐसे ही कौशल ने किंग कॉन्ग क्लब के 3 मेंबर्स को बुरी तरह हरा दिया था। पापा, ये कौशल ड्रग्स का क्या है? क्या कैसे एक एक को पटक रहा है? प्रिया अब परेशान हो चुकी थी। डोंट वरी, अब सुमित फाइट करेगा, दिलीप ने कहा। सुमित फाइट कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा फाइटर भी था। वो दिलीप का सबसे भरोसेमंद स्टूडेंट था। अब इस कौशल को सुमित भैया मजा चखाएंगे। प्रिया ने कहा। वो तो वक्त ही बताएगा, आहान ने कहा। मतलब? प्रिया ने सवाल किया। मतलब ये कि मैच देखो, समझ आ जाएगा, आहान ने रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहान बहुत देर से कौशल की मूव्स को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी मूव्स विनर मूव्स थे। ऐसे फॉर्म वाले मार्शल आर्टिस्ट को हराना बहुत मुश्किल था। जैसे आहान ने सोचा था वैसे ही हुआ। कौशल ने सुमित को भी हरा दिया। खत्म, सब खत्म। अब मुझे भागने की तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रिया ने परेशान होते हुए कहा। क्लब ऑफ एमए के एक फाइटर ने किंग कॉन्ग क्लब के 4 फाइटर्स को हरा दिया था। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने फाइट करना शुरू भी नहीं किया है, आहान ने कहा। सुमित भैया उसे हरा नहीं पाए, आप कैसे हराओगे? मुझे टिकट बनाने में देरी नहीं करना चाहिए। प्रिया ने कहा। अब कौन आने वाला है स्टेज पर? कौशल की आंखों में चमक और आवाज में जोश था। कोई है जो मुझसे लड़ेगा? मैं लड़ूंगा तुमसे। पीछे से एक आवाज आई। ये आवाज आहान की थी। क्लब ऑफ एमए के सारे मेंबर्स आहान के बारे में नहीं जानते थे। अंकल, आप सच में जाएंगे? प्रिया ने पूछा। मैं नहीं जाऊंगा, पर कोई है जो जाने वाला है, आहान ने प्रिया को छेड़ते हुए कहा। अंकल, मैं हारने के लिए तैयार हूँ, आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है। प्रिया अब गिल्टी फील कर रही थी। आहान उसकी वजह से आया था। अगर उसे चोट लग जाती तो वो क्या करती? चिंता मत करो, मैं लड़ूंगा, आहान ने कहा। आपके जीतने के चांसेस कितने हैं? प्रिया ने पूछा। 100%, आहान ने जवाब दिया। ये सुनकर सब हैरान थे। प्रिया भी सोच रही थी कि इस सिचुएशन में भी आहान को मजाक सोच रहा था। मास्टर दिलीप, आपकी बेटी का दोस्त तो कमाल का है, अक्षय ने हंसते हुए कहा। तुम पागल हो गया? कौशल ने आहान से कहा। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, इसमें पागल किससे हुआ? आहान ने सवाल किया। आहान ने मन ही मन में सोचा कि वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और अगर वो इन स्टेज 1 वालों को नहीं हरा पाया तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। सच? माय फॉल्ट, तुम यहाँ तक आए भी कैसे? पता नहीं है इतनी अकड़ में क्यों है। कौशल का एक पंच इसकी जान भी ले सकता है। वहां जितने भी लोग थे सब आहान को जज करने लगे थे। सब अलग अलग बातों से उसे ताना मार रहे थे। जब सब ये बातें कर रहे थे तब जोर से एक आवाज आई। इस आवाज से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हॉल शांत था और उसमें पानी गिरने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ लोग जो जाने के लिए मुड़ चुके थे वो फिर से रिंग की तरफ मुड़े तो वो दोनों हैरान रह गए। स्टेज पर आहान अकेला था और कौशल कहीं नजर नहीं आ रहा था। कौशल पर सबको भरोसा था पर अब वो स्टेज पर ही नहीं था। आहान एक कॉन्फिडेंट फाइटर की तरह वहां रिंग में अकेले खड़ा था। कौशल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि आहान के पंच से वो रिंग से 10 मीटर दूर जाकर गिरा था। सब शॉक थे। कौशल सबसे ज्यादा मेहनती और ट्रांसफॉर्म फाइटर था, फिर उसे कोई कैसे हरा सकता था? सीनियर मास्टर, ये कौन है? किसी ने सुमित से पूछा। सुमित ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई चमत्कार हो सकता है। आपका मतलब है कि? उस लड़के ने फिर से पूछा। मास्टर दिलीप, ये कौन है? इसका बैकग्राउंड क्या है? अक्षय ने दिलीप से पूछा। मास्टर अक्षय, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका कुछ भी नाम नहीं पता तो आप मुझ पर विश्वास करोगे?
दिलीप ने पूछा, तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता? अक्षय ने हैरानी में पूछा। देखकर तो लग रहा था कि प्रिया उसे बहुत अच्छे से जानती थी। पर अक्षय, वो आदमी आपको जानता है, दिलीप ने कहा। आपके कहने का क्या मतलब है? अक्षय ने पूछा। दिलीप ने अक्षय को सारी बात बताई और अक्षय सोचने लगा कि क्या उसने आहान को कभी कहीं देखा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। क्या अक्षय आहान को पहचान पाएगा? क्या आहान अक्षय से बदला लेगा? आहान की ताकत कमाल की थी। उसका बॉडी पोस्चर देखकर पता चल रहा था कि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, पर फिर भी कौशल रिंग से दूर जाकर गिरा था। सबकी आंखें हैरानी में खुली हुई थी। इस वक्त जो सबसे ज्यादा खुश था वो थी प्रिया। प्रिया तब तक आहान की ताकत को नहीं जानती थी, पर जब उसने ये देखा कि कैसे एक ही पंच से कौशल की ये हालत हो गई, तब उसे विश्वास हो गया कि वो जीत सकते हैं। जब आहान ने कहा था कि उसके जीतने के चांसेस 100% हैं, तब किसी ने भी विश्वास नहीं किया था। पर अब सब जो स्टेज के नीचे खड़े थे वो एक दूसरे को ही देख रहे थे। क्लब ऑफ एमए के सब फाइटर की आंखों में डर और चिंता थी और किंग कॉन्ग क्लब के फाइटर हैरान थे। जब कोई कुछ नहीं बोल रहा था और हॉल में बिल्कुल सन्नाटा था, तब आहान ने कहा, क्यों ना तुम चारों मुझसे एक साथ फाइट करो? सब लोगों में एक बार फिर हलचल मच गई। आहान सबसे एक साथ लड़ना चाहता था। भले ही उसने कौशल को हरा दिया था, पर फिर भी बाकी सब 4 लोग स्ट्रांग थे। उन्हें अकेले हराना नामुमकिन था। उनमें से एक फाइटर जो स्टेज 1 के लेवल 2 पर था, उसमें आहान सबसे ज्यादा लड़ा था, तो वो बुरी तरह हार जाता। आहान की ये बात सुनकर क्लब ऑफ एमए के लोगों का मुंह बन गया। वो भी मार्शल आर्ट में जाने माने फाइटर थे, और ये आहान उन्हें क्या समझ रहा था। जब आहान ने देखा कि अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तब उसने कहा, अरे मैं तुम सबके साथ इसलिए लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। जल्दी में? आहान की इस बात का साफ मतलब था कि वो उन चारों को हराने में ज्यादा वक्त नहीं लेगा। इस बात से क्लब ऑफ एमए के लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ गया। क्या तुम सच में हम चारों के साथ एक साथ लड़ना चाहते हो? एक फाइटर ने अपना गुस्सा पीते हुए पूछा। आहान की बात पर सबको गुस्सा जरूर आया था, पर आहान का कॉन्फिडेंस देखकर सबको डाउट भी हो रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आहान ने पूछा। आहान सच में उनको हराने की जल्दी में था, क्योंकि उसे अक्षय से फाइट करनी थी। ठीक है, अगर तुम मजाक नहीं कर रहे हो तो फिर बाद में मत पछताना। हम चारों में से कोई भी तुम पर रहम नहीं करेगा, एक फाइटर ने कहा। उनकी नजर में आहान मार्शल आर्ट के स्टार्टिंग में था, और फिर भी इतना एटीट्यूड दिखा रहा था। वो चारों मार्शल आर्ट के केवल 1 और 2 लेवल पर थे। उनके हिसाब से आहान उनके सामने नहीं टिक सकता था। ठीक है, फिर आ जाओ, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये चारों आहान को धमका रहे थे और उसे मारना चाहते थे। अंकल! सबकी ये बातें सुनकर प्रिया घबरा गई। आहान फाइट करने के लिए प्रिया की वजह से गया था। आहान भले ही बहुत ताकतवर हो, पर बाकी चारों भी बहुत स्ट्रांग थे। सबको और प्रिया को यही लग रहा था कि आहान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं प्रिया, आहान ने प्रिया की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। क्लब ऑफ एमए के चारों फाइटर्स रिंग में आए और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। फिर आहान ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। किंग कॉन्ग क्लब, आहान रायजादा। क्योंकि आहान किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से लड़ रहा था, उसे उनका नाम लेना पड़ा। स्टेज के नीचे सबके एक्सप्रेशंस बहुत अलग थे। किसी ने भी आहान रायजादा नाम नहीं सुना था। दिलीप और प्रिया ने उसका नाम फिर से धीरे से लिया, जैसे कि वो इस नाम को कभी भूलना नहीं चाहते हो। अक्षय भी सोच रहा था कि उसने ये नाम पहले कभी सुना नहीं था। वो ऐसे किसी को नहीं जानता था जो मार्शल आर्ट में 4 लोगों से भिड़ सके। पर अब अगर आहान सबसे लड़ना चाहता था, तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता था। फाइट शुरू हुई। अक्षय ने अपने स्टूडेंट्स को एक साथ अटैक करने के बहुत सारे पैंतरे सिखाए हुए थे। उन चारों में पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो आहान को आराम से हरा देंगे। उन्होंने शुरू से ही आहान को चारों तरफ से घेर लिया था। एक पंच हवा को चीरते हुए आहान के नाक के पास आया और आहान ने खुद को अच्छे से डिफेंड किया। इतना ही नहीं, इससे पहले कोई कुछ और कर पाता, आहान का एक पंच एक फाइटर के मुंह पर पड़ा और वो भी रिंग के बाहर कौशल के पास जा गिरा। सन्नाटा। पूरे हॉल में एक डरावना सन्नाटा छाया था। जिस तरह से आहान ने खुद को बचाते हुए काउंटर अटैक किया था, सब बस देखते ही रह गए थे।
अब स्टेज पर 1 वर्सेस 3 था। आहान के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था और बाकी तीनों के चेहरे पर डर था। तीनों कहीं ना कहीं सरेंडर करना चाहते थे। जैसे ही एक ने बोलना चाहा, मैं वो अपनी पूरी बात कर पाता उससे पहले ही आहान ने उसके पेट पर लात मारी और अपने पैरों से अटका कर उसे बुरी तरह से नीचे गिरा दिया। फिर आहान ने उसे उठाया था और उसे भी कौशल के पास फेंक दिया था। आहान की ये एक्शन पलक झपकते ही पूरे हो गए। कुछ ही मिनट में आहान ने क्लब ऑफ एमए के 2 सबसे ताकतवर फाइटर्स को चित कर दिया था। जैसे ही आहान ने अपने कदम बाकी 2 की तरफ बढ़ाना शुरू किए, उन्होंने तुरंत हार मान ली और स्टेज से भागने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि आहान कोई मामूली इंसान नहीं था। अगर उन्हें खुद को बचाना है तो उन्हें हार मान लेनी चाहिए। उधर स्टेज के नीचे खड़े अक्षय की आंखें गुस्से से लाल थी। उसके 5 स्टूडेंट्स इस कदर हारेंगे, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उनकी हार से क्लब ऑफ एमए का नाम बुरी तरह से खराब हो चुका था। उनमें से कोई भी अगर थोड़ा भी लड़कर हारता तो शायद अक्षय को इतना गुस्सा नहीं आता, पर किसी में भी उसके सामने टिकने की ताकत नहीं थी। इतना ही नहीं, 2 तो बिना लड़े ही हार मानकर स्टेज से भाग गए थे। उधर दिलीप के चेहरे पर हैरानी, चिंता और खुशी सब थे। हैरानी थी आहान की ऐसी ताकत को देखकर। खुशी इस बात की थी कि वो किंग कॉन्ग क्लब को आज ये फाइट जिता देगा, और चिंता इस बात की कि अब अक्षय क्या करेगा। दिलीप चाहता था कि आज किंग कॉन्ग क्लब जीत जाए, पर वो ऐसे जीतेंगे ये उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। आहान जब स्टेज से नीचे उतरा था तब सबके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट थी। किंग कॉन्ग क्लब का हर सदस्य उसे इज्जत से देख रहा था, खास करके सुमित ने ही आहान को वहां से भाग जाने के लिए कहा था। अब वो ही आहान के सामने सिर झुकाए उसकी इज्जत में खड़ा था। जो सबसे ज्यादा खुश थी वो थी प्रिया। आहान को जज करने में प्रिया इतनी भी गलत नहीं थी। प्रिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जैसे ही आहान स्टेज से नीचे आया, प्रिया भागकर उसके पास गई और उसके गाल पर किस कर दिया। अंकल, आप अमेजिंग हैं, यू आर टू गुड। प्रिया ने जैसे ही ये कहा, आहान हैरान था। आहान ने सोचा कि आखिर इस लड़की में ऐसा कैसा कॉन्फिडेंस है। इतने लोगों के बीच में उसने उसके गाल पर किस कर दिया था। कुछ ही सेकंड्स में प्रिया को एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत कर दिया था। उसने जैसे ही आहान की तरफ देखा, आहान का एक्सप्रेशन कोई खास अच्छा नहीं था। शायद उसे प्रिया की ये हरकत पसंद नहीं आई थी। प्रिया ने भी कुछ नहीं कहा, बस शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। इस वक्त अक्षय और दिलीप आहान के पास आए। अक्षय का चेहरा खुश खास नहीं था, पर दिलीप के चेहरे पर कहीं ना कहीं एक हल्की सी मुस्कान थी। आखिर वो आहान की वजह से हारी हुई फाइट जीत गए थे। दिलीप ने आहान का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, यंग मैन, मैंने कभी भी आप जैसा फाइटर नहीं देखा। आपकी स्ट्रेंथ कमाल की है। पहले मैंने जो कुछ भी कहा था, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। दिलीप जो भी बोल रहा था वो सब सच था। पूरे मनाली में आहान की जनरेशन में से उसके जैसा कोई भी नहीं था। मास्टर दिलीप, आप बहुत अच्छे हैं, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान को दिलीप से कोई परेशानी नहीं थी। दिलीप एक अच्छा इंसान था। उसने पहले जो कुछ भी बोला था वो सब आहान की भलाई के लिए बोला था। ये क्लब ऑफ एमए के फाउंडर और टीचर हैं, मास्टर अक्षय। दिलीप ने आहान और अक्षय का परिचय करवाया। हालांकि आहान ने कहा था कि वो उसे जानता है, पर अक्षय की तरफ से लग रहा था कि अक्षय आहान को नहीं पहचानता है। इसलिए दिलीप की जिम्मेदारी थी कि वो दोनों को आपस में मिलाए। मैं इन्हें जानता हूँ, आहान ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा। तुम मुझे कैसे जानते हो? अक्षय ने आहान से पूछा। जिस तरह आहान ने अक्षय को देखा था, अक्षय थोड़ा घबरा गया था। मार्शल आर्ट सीखते हुए उसे ऐसी घबराहट पहली बार हुई थी। आहान को देखकर फिर अक्षय ने मन ही मन में सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। मैं स्टेज 2 का फाइटर हूँ। भले ही इसने मेरे स्टूडेंट्स को इस तरह हराया है, पर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर अक्षय? आप मुझे नहीं पहचान रहे? आहान ने अक्षय से पूछा। इस बात से एक बार फिर अक्षय का दिल घबराने लगा और सारा कॉन्फिडेंस दूर होने लगा। आहान में कुछ ऐसा तो था जिसकी वजह से आसपास का पूरा माहौल बदल जाता था। ये बहुत अजीब बात है, पर माफ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। पर अगर आप मुझे जानते हैं और मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो मुझे बताइए।
जितना कि मुझे याद है, मेरी वजह से कभी किसी चींटी को भी तकलीफ नहीं हुई है। तो फिर मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? अक्षय ने कहा। जैसे ही अक्षय ने यह बात खत्म की, आहान सरकास्टिकली हंसने लगा और कहा, "हम्म, कभी कुछ गलत नहीं किया है आपने। आप कहना क्या चाहते हैं?" अक्षय को आहान की बात समझ नहीं आई। अच्छा, तो अब आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं कुछ नाम लेता हूं, आप गौर कीजिए ये सब कौन है। इतना कहकर आहान ने कुछ नाम लिए। जिस तरह से आहान उनके नाम ले रहा था, सब समझ गए थे कि वो उसकी जिंदगी का खास हिस्सा रहे होंगे। पर अभी भी अक्षय के चेहरे पर कंफ्यूजन था। उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुने थे। यंग मैन, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। अक्षय के हाव भाव से लग रहा था कि वो बिल्कुल सच बोल रहा था। उसने ये नाम कभी पहले सुने नहीं थे। नहीं जानते तुम इन सबको? आहान ने फिर से पूछा। आहान ने जितने भी नाम लिए थे वो सब मामूली लोग थे। सब अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरी करने के आहान पर हमला हुआ था। तब इन्हीं लोगों ने उसके लिए अक्षय और उनके साथियों से फाइट किया था। अक्षय और उसके साथी मार्शल आर्ट में ट्रेन थे, पर फिर भी उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा था। अपनी जान पर खेलकर इन लोगों ने आहान को बचाया था और वहां से दूर लेकर आए थे। उस रात आहान के शरीर पर बहुत खून था। उसके खून के साथ उस दिन उसके शरीर पर उन मामूली लोगों का भी खून था जिन्होंने उसके लिए लड़ाई की थी। अगर उस दिन वो लोग नहीं होते तो आज शायद आहान जिंदा नहीं होता। और अब अक्षय इन सबको जानने से मना कर रहा था। शायद उसके लिए मामूली लोग और चींटियां बराबर होते हैं। अब क्योंकि तुम उन्हें जानने से इनकार कर रहे हो तो फिर आहान ने इतना कहा और अक्षय को पंच किया। आहान के इस पंच से फाइटिंग हॉल का माहौल फिर से बदल गया था। अब सबके चेहरे पर डर था। वहां हर इंसान कांप रहा था। उन्होंने ऐसा गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान जैसा शांत दिखने वाला आदमी ऐसा कैसे कर सकता था। उधर अक्षय इस पंच के बाद खुद को संभाल रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। अक्षय के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सच में इन लोगों को नहीं जानता। अक्षय ने पूछा। तुम इन्हें नहीं जानते, इसलिए तुम मरना ही डिजर्व करते हो। आहान ने गुस्से में कहा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अक्षय ने कहा। सब समझ आ जाएगा। आहान का अक्षय को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। अक्षय और आहान का गुस्सा अब इस लड़ाई को कहां लेकर जाएगा? क्या अक्षय अपनी गलती मानेगा? जैसे जैसे आहान अक्षय की तरफ बढ़ रहा था, अक्षय के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। एक एक कदम के साथ अक्षय की धड़कन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। जब It looked सामने पहुंचा तो अक्षय बुरी तरह से कांप रहा था। उसके सामने आते ही आहान ने जोर से उसे पेट पर घुटने से मारा और अक्षय वहीं घुटने टेक कर बैठ गया। सबने एक लंबी सांस ली। प्रिया ने अपने हाथ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ के हाथ उनके मुंह पर थे तो कुछ की आंखें खुली की खुली रह गई थी। मार्शल आर्ट स्टेज 2 के लेवल 1 पर पहुंच चुका अक्षय इस वक्त आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था। इस बात की तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पापा, ये क्या हो रहा है? प्रिया ने पूछा। पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का कौन है और इसकी अक्षय से क्या दुश्मनी है। दिलीप ने अपनी उलझन प्रिया को बताई। आई होप अक्षय अंकल फाइट बैक कर सके। प्रिया की आवाज में तरस था। अक्षय गुस्से से तिलमिला रहा था। उसे हारना मंजूर था, पर इस तरह बेइज्जत होना नहीं। मैं मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर हूं। मुझे इस तरह कोई नहीं हरा सकता। अक्षय ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इसके बाद उसने खड़े होने की कोशिश की। वो घुटने के सहारे बैठकर तो बिल्कुल नहीं हार सकता था। क्या हुआ? उठने की कोशिश कर रहे हो? आहान ने पूछा। मेरे भाइयों के साथ याद है तुमने क्या किया था? 3 साल पहले हुए हमले में आहान को जिन लोगों ने बचाया था, उनसे लड़ते वक्त अक्षय बहुत बेरहम था। उसने हर किसी को बहुत बुरी तरह घायल किया था और कुछ लोगों की तो जान तक चली गई थी। आहान इतने सालों में वो दिन कभी नहीं भूला था। वो 3 साल से गिल परिवार के साथ रह रहा था और अपना सारा गुस्सा अक्षय और उनके साथियों के लिए बचाना चाहता था।
गिल परिवार के साथ रहते हुए भी वो अपने साथियों की मौत नहीं भुला पाया था। पर इस बार जब वो मनाली आया था और उसने सुशील के मुंह से क्लब ऑफ एमए और अक्षय का नाम सुना, तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने ठान लिया था कि अब वो अपने भाइयों की मौत का बदला लेगा। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने 3 साल से इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था। आहान जानता था अक्षय से पंगा लेना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, पर फिर भी वो डर नहीं रहा था। आहान को लग रहा था कि अक्षय खुद को बचाने के लिए उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। तुमसे लड़ते लड़ते मेरे बहुत भाइयों ने अपनी जान कमाई थी, अब तुम्हारी बारी है, आहान ने कहा। आहान ने जैसे ही ये बात कही, अक्षय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वो वापस आ चुका है। तुम तुम वो 3 साल पहले जिस पर हमला हुआ था वही हो? अक्षय ने कहा। पर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हालत तो उस दिन बहुत खराब थी और सबने कहा था कि तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिल रही थी। फिर 3 साल पहले एक रात मनाली के मार्शल आर्ट क्लब में एक फोन आया था, जिस पर किसी ने ऑर्डर दिया था कि उन्हें स्टेज 2 के लेवल 2 पर जो इंसान है उसे मारना है। जो भी उस इंसान को मारने में कामयाब होगा उसे 10 करोड़ दिए जाएंगे। इस हमले में जो भी मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रहे थे वो हिस्सा ले सकते थे। उन्हें बस उसे मारना था और वो अपने पैसे ले जा सकते थे। इस वक्त सबको सिर्फ पैसे नजर आ रहे थे। किसी एक को मारने के लिए, वो भी जो स्टेज 2 के लेवल 2 पर था, 10 करोड़ रुपए उसके लिए बहुत ज्यादा थे। उस वक्त वहां ऐसे बहुत से लोग थे जो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थे या फिर फाइनल स्टेज पर थे। सबने सोचा कि उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। उस दिन रात को सबने अपना मुंह कपड़े से ढका और हमला करने पहुंचे। और आहान के ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। उसकी ताकत मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से भी 50 गुना ज्यादा थी। उसने एक एक करके सबके हमलों से अपना बचाव किया और साथ ही उन पर अटैक भी किया। उस रात मनाली में सारे हमलावरों के लिए वो रात एक डरावना सपना साबित हुई। कोई अकेले इतने लोगों से कैसे भिड़ सकता था? उस वक्त अक्षय में आहान से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो बस दूर से सब देख रहा था। आहान की मदद करने के लिए वहां कुछ और भी लोग पहुंचे। अक्षय ने आहान को तो कुछ नहीं किया था, पर बाकी के लोगों पर बहुत बेरहमी से हमला किया था। जब उसने आखिरी आदमी को घायल किया, तब वो वहां से तुरंत भाग गया था। जब 3 दिन बाद किसी ने उसे बताया कि आहान को खाई में फेंक दिया गया है, तब उसकी जान में जान आई थी। उस वक्त आहान के मरने की खबर सुन के कोई खुश नहीं था। उन्होंने आहान की ताकत देखी थी। आहान पर हमला करने बहुत लोग आए थे, पर वापस कुछ ही लोग जा पाए थे। उस रात का मंजर सबकी आंखों में एक भयानक सपने की तरह बैठ गया था। इनाम के 10 करोड़ रुपए तो वो लोग कभी नहीं ले पाए, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। सबने इस मामले को अपने अंदर ही रखा और कभी भी इस हमले के बारे में किसी से भी बात नहीं की। अक्षय को इस तरह डरा हुआ देख आहान ने कहा, क्या हुआ? किसको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी थी तुम्हारी वजह से, वो सब याद आ गया तुम्हें? तुम तो... अक्षय ने कुछ कहना चाहा। नहीं मरा मैं जिंदा हूं। अपने भाइयों की मौत का बदला लिए बिना मैं इस दुनिया से कैसे जा सकता था? आहान ने कहा। पर तुम बचे कैसे? अक्षय ने पूछा। वो सब जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम में अटैक करने की हिम्मत है? आहान ने उसे ताना मारते हुए कहा। 3 साल पहले का आहान बहुत ताकतवर था, तो अब तो आहान के बस हाथ लगने से ही कोई भी इंजर हो सकता था। हमला करने की तो दूर की बात थी, अक्षय में उसके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। वहां पर मौजूद हर शख्स एक बार आहान को देखता और एक बार अक्षय को। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्लब ऑफ एमए के फाउंडर और मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर जो अक्षय था, वो आज अपने सामने खड़े लड़के से लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उधर दिलीप की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो बार बार अपने माथे का पसीना पहुंच रहे थे। उसने इससे पहले सिर्फ एक ही इंसान को देखा था, पर अगर आज वो भी होता तो आहान के वार से नहीं बच सकता था। अक्षय, क्या तुम अपनी गलतियां मानते हो? आहान ने पूछा।
मैं अपनी गलतियां जानता हूं और मानता भी हूं। अक्षय ने अपनी नजरें नीचे झुकाकर कहा। अक्षय अगर टाइम को पीछे कर पाता तो वो उस हमले में कभी हिस्सा नहीं लेता। अच्छा है कि तुमने अपनी गलतियों को मान लिया। मेरा मन तो था कि तुम्हें जान से मार दूं, पर मैं तुमसे कुछ ऐसा छीनूंगा जिसके बिना तुम रोज मरोगे। आहान ने गुस्से में कहा। सब सोचने लगे थे कि आहान अक्षय को ऐसी क्या सजा देने वाला है। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। अक्षय ने बिना कोई सवाल किए कहा। आज के बाद तुम कभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे, और अगर तुमने कभी ऐसा किया और मुझे पता चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आहान ने रूखी आवाज में कहा। एक स्टेज 2 के मार्शल आर्ट फाइटर को अपना आर्ट प्रैक्टिस करने से रोकना किसी को भी अंदर तक तोड़ सकता था। आहान अक्षय को एक बार में मारकर खत्म नहीं करना चाहता था, पर उसे हर रोज मरता हुआ देखना चाहता था। आहान की ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। अक्षय के लिए मार्शल आर्ट ही सब कुछ था। अक्षय ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें झुकाए बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपने गुरु को ऐसी हालत में देखकर अक्षय के बहुत सारे स्टूडेंट्स को गुस्सा आ रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अक्षय से 10 सालों से ट्रेनिंग ले रहे थे। उनके लिए अक्षय पिता समान थे, पर आज आहान ने उनसे उनके गुरु को छीन लिया था। उनका मन तो कर रहा था कि आहान को अच्छा सबक सिखाए, पर वो जानते थे कि जब उनके गुरु का उसने ये हाल कर दिया था तो उन्हें तो वो चींटी की तरह मसल देगा। मैं आज के बाद कभी भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो आहान रायजादा मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, मैं उसे मंजूर करूंगा। ये अक्षय के आखिरी शब्द थे। इसके बाद अक्षय ने कुछ नहीं बोला और बस वहीं बैठा रहा। उस हमले का असली मास्टरमाइंड कोई और था। अक्षय तो बस एक जरिया था, इसलिए उसने उसे मारा नहीं और छोड़ दिया। आहान जानना चाहता था कि 10 करोड़ देने की बात आखिर किसने की थी। उसे ये तो पता था कि वो रायजादा परिवार से ही कोई है, और वो आहान का पिता आदित्य रायजादा नहीं है। ये काम किसी और का था। जब आहान वहां से जाने लगा तो उसने क्लब ऑफ एमए और किंग कॉन्ग क्लब के लोगों की तरफ देखा। सभी लोग अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे और डरे हुए थे। कोई भी आहान को कुछ नहीं कर सकता था। जब उसने प्रिया की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने किसी से ना डरने वाली एक बच्ची को डरा दिया था। जब आहान वहां से चला गया था तब प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने बेटी के आंसुओं का कारण दिलीप अच्छे से जानता था। प्रिया हमेशा कहती थी कि वो किसी बहुत ताकतवर इंसान से ही शादी करेगी, पर आहान उसके लिए सही नहीं था। आहान की ताकत उन्हें मुसीबत में डाल सकती थी, इसलिए उन दोनों का रिश्ता होना सही नहीं था। प्रिया भी इस बात को अच्छे से समझती थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ ही देर में आहान बहुत पसंद आ गया था और शायद वो उससे प्यार करने लगी थी। पापा, क्या ये कभी वापस आएंगे? प्रिया ने रोते हुए पूछा। दिलीप कहना तो चाहता था कि वो वापस कभी नहीं आएगा, पर वो अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता था, इसीलिए वो चुप ही रहा। प्रिया अपने पिता की चुप्पी का कारण समझ गई थी। पापा, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। प्रिया ने कहा। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी प्रिया। हम इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो हमारी बराबरी का नहीं है, और अगर वो तुम्हें मिल गया तो तुम क्या कर लोगी? दिलीप ने परेशान होते हुए कहा। पापा, मैंने उनसे शादी के बारे में नहीं सोचा है, और मैं कभी ऐसा सोचूंगी भी नहीं। मैं बस उनसे मिलना चाहती हूँ और उनके बारे में और जानना चाहती हूँ। प्रिया ने कहा। ये सच था कि प्रिया को पहली बार कोई इतना पसंद आया था। वो सिर्फ उसका नाम नहीं जानना चाहती थी, पर उसके बारे में सब जानना चाहती थी। पापा, आपने मेरा इतने साल ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू। मैं हमेशा बहुत खुश रही हूँ, पर अब मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। प्रिया ने कहा। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल है प्रिया, तुम कैसे डील कर पाओगी? दिलीप ने कहा। मैं कर लूंगी पापा, हर मुश्किल से मैं लड़ लूंगी। आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। प्रिया ने कहा। प्रिया स्वभाव में चाहे जैसी भी थी, पर दिल की बहुत साफ थी। आहान को देखकर वो समझ गई थी कि आहान की जिंदगी आसान नहीं रही होगी।
उसने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, तभी तो उसका ऑरा ऐसा था। प्रिया भी अपने लिए ऐसा ही चाहती थी। प्रिया हमेशा से ही बहुत से लड़कों के बीच में रही है, पर उसके मन में ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं आई है। उसका कारण था आहान का ऑरा। आहान बाकी लड़कों से बहुत अलग था। अब प्रिया उस फाइटिंग हॉल से निकलकर अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीना चाहती थी। वो चाहती थी कि जब वो मरे तो उसे कोई रिग्रेट ना हो। प्रिया बहुत खुश थी कि उसे आहान अभी मिल गया था। आज आहान की वजह से वो अपने पापा को ये सब बोल पाई थी। ठीक है, क्या कर रही है? अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्यों कर रही पर है? अपना ध्यान रखना और जब मन करे वापस आ जाना, दिलीप ने कहा। प्रिया को समझना अब मुमकिन नहीं था। थैंक यू पापा, I'll make you proud. प्रिया ने कहा, जब तुम आहान से मिलो तो उसे थैंक यू जरूर कहना। दिलीप जानता था कि प्रिया और आहान के बीच कुछ नहीं हो सकता, और वो प्रिया को ये कहता तो उसकी पूरी फीलिंग्स टूट जाती। छी पापा, प्रिया ने इतना कहा और वहां से चली गई। क्या प्रिया आहान से फिर मिल पाएगी? प्रिया से मिलकर आहान कैसे रिएक्ट करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन